उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से पहले प्रदेश में तमाम सियासी गहमागहमी जारी है और इस बीच एबीपी गंगा उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े मंच पर है। महाधिवेशन लेकर उत्तराखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ हरीश रावत साहब मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में कांग्रेस के खेवनहार। हरीश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत अच्छा लगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है, एबीपी गंगा के महाधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जरा बड़ा कलेजा चाहिए। हरीश जी ये बताइए कि चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं, लेकिन आपके चेहरे की चमक रोज बढ़ रही है। कौन सी क्रीम लगा रहे हैं आजकल, बताइए। आप जैसे एकाध लोग गोदियाल जी रोज मेरे घर पर भेज दें जो मेरे चेहरे की चमक की जिक्र करें, तो फिर तो मुझे लगता है मैं रियली जवान हो जाऊंगा। नहीं, ये आपने जो जवानी की बात की, आपका मुकाबला जवान मुख्यमंत्री से है, वो युवा मुख्यमंत्री हैं। हाँ, लेकिन लोगों के शरीर जवान हो सकते हैं, जरूरत है विचार जवान होने चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि आपकी समझ जो है वो जवान होनी चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दृष्टि इतनी साफ होनी चाहिए कि वो जवान को भी देख सके और वृद्ध को भी देख सके, सबको समाहित करने का काम कर सके। लेकिन कई जवान ऐसे हैं जिनकी दृष्टि केवल खनन पर पड़ती है, जहां माल है वहीं पड़ती है। तो ये इस तरीके की जवानी से थोड़ा सा मुझे चिंता, मेरे माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जैसे मित्र मिलते हैं कि मेरे चेहरे की चमक की बात कह करके मुझे उत्साहित करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हरीश जी, जो आपने बात कही कि जी नजर तेज होनी चाहिए, आपने कहा, तो हरीश रावत की नजर बीजेपी के किन किन नेताओं पर है? अब नजर तो बहुतों में है, लेकिन कुछ लोग जो है गड़बड़ सिंह हैं, तो इसलिए जरा सा डर लगती है, उनसे नजर हटानी पड़ती है। वैसे नजर तो मेरी बहुत सारे लोगों पर है और ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी मंच पर बीजेपी में भी कई अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, चाहे वो कोई हमारे वहां से गया हुआ हो। संभावना अच्छा, बता दीजिए। अच्छा, लेकिन वो अच्छे लोग यदि कुछ एकाध बुराई को पीछे की तरफ को फेंक दें तो देखिए, तो हरक भाई कैसे अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? नहीं, बता दीजिए, ये बात बता दीजिए। राज्य को हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी और यदि कहीं और भी हैं, मैं कहता हूं दोनों पार्टियों के सिस्टम से बाहर भी हैं, तो हम तो उनकी भी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आखिर ये है कि एक अच्छा राज्य बनाना है, उन्नतशील राज्य बनाना है और 21वीं सदी का एक कॉम्पिटिटिव स्टेट बनाना है जी। अब आपको आज के युग में ऐसा नहीं है कि कोई अंगुली पकड़ करके खड़ा कर देगा, दर्शाने को कोई कुछ दर्शाए। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो राज्य को कॉम्पिटिटिव स्टेट के रूप में खड़ा करने का काम कर सके, ताकि राज्यों की बिरादरी में आज की तरक्की की होड़ में वो अपने राज्य को आगे ला करके खड़ा कर सके जी। रावत साहब, ये बताइए, जो अच्छे लोगों की बात की, ये हरक भाई भी यहीं बैठे हैं, तो ये उस फहरिस्त में कौन से नंबर पे आते हैं? जो आपने कहा कि अच्छे लोगों की पे भी नजर है आपकी, यदि तो उस सूची में कौन से नंबर पर है, बताइए। मैंने ये सब बता दिया तो फिर लोग मुझको हरीश रावत नहीं कहेंगे। भाई, ये बात आपने जबरदस्त कही। देखिए, इस बात पर हरक भाई भी मुस्कुरा गए। कुछ बोल दीजिए रावत साहब, आज तो कुछ बोल दीजिए। ऐसा है, वो यदि वो कहीं असल में अब देखिए, इनका कान में कहते हैं लेकिन ऐसे मंच पे नहीं कहते हैं, यही कह रहे हैं हरक भाई आप। देखिए, यदि मैंने तारीफ कर दी जी तो मेरी तारीफ कई लोगों के लिए महंगी भी पड़ जाती है, तो मैं अपने छोटे भाइयों को बचा करके रखना चाहता हूं ताकि मेरी तारीफ का उनको नुकसान न उठाना पड़े। अच्छा, आप चाहते हैं कि उनको बचा कर रखना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी जब उनके पांव उधर भी स्लिपरी हैं, तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि फिसले, क्योंकि राजनीति बड़ी फिसलन वाली धरती होती है। एक बार फिसल गए तो फिर सहारा पकड़ना बड़ा कठिन हो। नहीं, अब ये बताइए, चलिए, आपके तो सब छोटे भाई हैं, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे वरिष्ठ युवा नेता आप हैं, ये भी कह सकते हैं, आप तो युवा कहते हैं।
तो ये बताइए, जो जितने छोटे भाई हैं, इनको कोई आपने कभी छोटे भाई तो नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, कोई मनाने की कोशिश हुई? एक भाई को तो आप ले आए, बाकियों को आपने छोड़ दिया। आप जरा दिल से सिफारिश कर दीजिए। एबीपी की बात तो हम मानते ही मानते हैं, ऐसा नहीं है जी। फिर आप तो एबीपी गंगा है जी। और गंगा कुछ कहे तो कोई इनकार कर सकता है, लेकिन आप जरा दिल से सिफारिश कर दीजिए। जी। हरीश रावत साहब, जो मैं इस बात को हम कर रहे थे अभी, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि कांग्रेस के नेता, और लगातार ये चर्चाएं उत्तराखंड की सियासत में आती है कि जो पुराने नेता चले गए। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, हरक सिंह रावत साहब भी यहां बैठे हैं और भी जितने साथी के सब जनाधार वाले नेता थे और हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो राजनीति में तो जिसे कहा जाए विनेबिलिटी देखी जाती है। आखिरकार जो आपने बात की कि उन्नत राज्य बनाना है, तभी बना पाएंगे जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हम तो ये चाहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक चाहिए, और विधायक अगर चाहिए तो छोटे भाई भी चाहिए। हाँ, राज्य बढ़ाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, चाहत भी होती है अच्छे लोगों की, लेकिन एक चाहत इस बात की भी रहती है कि हमारा छोटा राज्य है। जी। इस छोटे राज्य में जिस तरीके के संस्कार हम डाल देंगे, वो संस्कार लंबे समय तक राज्य को प्रभावित करने का काम करेंगे। जी। 2016 में दुर्भाग्य से एक बड़े राजनीतिक संसदीय दल बदल का खेल हुआ है, और मेरा अपना मानना है उसकी कीमत आगे आने वाले 20 साल तक उत्तराखंड अदा करेगा। और मेरी चिंता ये है कि उत्तराखंड गोवा के रास्ते पर न चल पड़े, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते पर न चल पड़े। एक बार उस रास्ते पे गए तो राज्य बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़े अरमानों से बनाया हुआ राज्य है, तो इस राज्य में हमको बीमारी का लक्षण जिसके साथ आ रहा हो, तो ये कोरोना जैसा लक्षण है, कुछ लक्षण कोरोना जैसे होते हैं, वो आ गया तो फिर घर में वो सभी को लग जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे कुछ साथियों ने कुछ ऐसे लक्षण उत्तराखंड के अंदर बीमारी के डाल दिए हैं, कहीं ऐसा न हो कि पूरा राज्य जो है राजनीतिक अस्थिरता के कोरोना से ग्रसित हो जाए। और तो लेकिन डॉक्टर हरीश रावत के पास तो दवाई है उस कोरोना को ठीक करने की, ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में। देखिए, अभी तो आपने देखा ना, इसमें कहा जाता है कि कोरोना ग्रस्त को जरा सा दूर रखिए करके, तो मुझको यही सबसे सरल दवाई दिखाई देती है कि जो कोरोना ग्रस्त हैं उनको दूर रखा जाए। चलिए हरीश रावत साहब, मैंने आपसे पहले भी कई बार आपसे जब भी बातचीत हुई, मैंने बार बार जिक्र किया 2016 का, लेकिन देखिए अब हम 22 आने वाला है, अब छोड़िए पुरानी बात होगी, लेकिन आज सब लोग बैठे हैं, पूरा प्रदेश देश इस वक्त आपको एबीपी गंगा पर लाइव देख रहा है। वो मार्च 2016 में क्या हुआ था उस रात, आज बता दीजिए। देखिए दिल की बात। देखिए, मेरे पास मेरे हाथ में आपने माइक दे रखा है और मेरी बात टेलीकास्ट हो रही है जी, मैं उसका फायदा नहीं उठाना चाहता। नहीं, लेकिन जानना तो चाहते हैं हम। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यजनक था, और मेरे लिए नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, एक बार भूत सबको होना है, मैं भी भूत हो गया। कोई जल्दी होता है भूत, कोई बाद में भूत होता है, बल्कि मैं तो ऐसा भूत हूं जिसके लिए लोग अब भी कहते हैं हरीश रावत सबकी चाहत। तो ये चाहत बना रहना ही भूत के लिए बड़ा भारी कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन मुझे चिंता राज्य की है, मुझे अपनी छोटी सी विधानसभा की जो संसदीय प्रणाली है उसकी चिंता है। मगर कभी अवसर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ हुआ वो हरीश रावत के लिए कम दुर्भाग्यजनक हुआ, वो राज्य के लिए ज्यादा दुर्भाग्यजनक हुआ। दोनों दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक रोग लग गया, और विकास के दृष्टिकोण से जो है एक गति से चल रही थी एक गाड़ी, अचानक यदि उसमें ब्रेक लग जाता है तो उसको फिर से स्टार्ट करने, रिस्टार्ट करने, आगे बढ़ाने में टाइम लगता है। तो भाजपा एक मामले में सफल हुई, उन्होंने हमारी चलती गाड़ी को, जो हो सकता है आगे भी 5 साल चलती, उसको ब्रेक लगाने में सफल हो गए, उसमें ब्रेक लगाने में सफल हो गए। लेकिन राज्य को नहीं मिला। मुझे 3 महीने
अपना बजट खोजना पड़ा जो विधानसभा ने पारित किया था। और मैं उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने 2 बार अपना एक ही वित्तीय वर्ष में बजट पास करने का काम किया। मैं अनुपूरक बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल बजट को हमको 2 बार पारित करना पड़ा। एक बार जब पारित किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वेल इन ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गवर्नर कहते थे मैंने राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति कहते थे होम मिनिस्ट्री को भेज दिया। मैं 3 महीने चक्कर लगाते रहा, बजट नहीं मिला। और उसका परिणाम क्या हुआ जी, जो सैकड़ों योजनाएं हमने लेआउट की थी वो योजनाएं सारी जो है रुक गई, नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई। और जो इम्प्लीमेंट हुई वो आधी अधूरी हुई। जो आज उत्तराखंड के अंदर अधूरी विकास योजनाओं का एक जाल दिखाई देता है वो सारा उसी का परिणाम था। मैं आगे सवालों के सिलसिले को बढ़ाऊंगा, लेकिन इसी से जुड़ा एक छोटा सवाल। मेरे बाद जो लोग आए उन्होंने उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, लेकिन उसमें राज्य का खर्च हो गया। वो आधी अधूरी योजनाएं जो है आज भी इंतजार कर रही हैं कि कोई आएगा। अच्छा, मतलब कोई क्या आएगा, कांग्रेस आएगी तो पूरा करेगी, नहीं करेगी, नहीं आएगी कांग्रेस तो वो अधूरी रह जाएंगी। तो हमारे पास तो एक चुनावी एजेंडा भी है ये, जिसको गोदियाल जी कितना इस्तेमाल करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अधूरी योजनाएं सरकारें आती हैं। हमसे जो पहली हमारी सरकार थी, 1-2 निर्णय ऐसे थे जो बड़े भारी निर्णय थे राज्य के लिए, लेकिन मैंने अंदाज लगाया, मैंने कहा यदि हम इनको रोकते हैं तो क्या दुष्परिणाम होगा जी। जब मुझे लगा कि दुष्परिणाम होगा तो मैंने माइनर अल्टरेशन के साथ उन योजनाओं को क्रियान्वित किया। इसलिए किया कि राज्य का हित उसमें था। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक पार्टी आ रही है, वो अंधाधुंध लास्ट मिनट बैटिंग, जैसे आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके बैटिंग कर रहे हैं, बॉल आ रही है नहीं आ रही है, बल्ला घुमा दे रहे हैं, तो उस स्टाइल में बल्ला घुमा दिया। अब क्या है, दूसरी सरकार आएगी, आप एक गलत उदाहरण बना करके गए हैं पहले कि आपने ऑन गोइंग स्कीम्स को बंद कर दिया। पर आपकी सरकार ने भी ऐसी बल्ला घुमाया था, अगर मुझे नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। आपने कांग्रेस जिसने जो कहा, जिसने जो मांगा आपने वो दिया। कांग्रेस, एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस स्वभाव से ही नहीं, आचरण पूरे अपने कार्यकरण से भी शाकाहारी है। भाजपा केवल शब्दों में शाकाहारी है, बाकी घोर मांसाहारी है। ये बिल्कुल राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करते हैं। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, सौभाग्य से उनके वरिष्ठतम मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो है, मैं उनके सामने इस बात को कह रहा हूं। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां दूर दूर छिटके हुए गांव हैं, वहां कोई मुख्यमंत्री ये हिम्मत करेगा कि मेरे गांव मेरी सड़क योजना को बंद कर दे। हमने एक मेरे गांव मेरी सड़क योजना प्रारंभ की, जिसमें एक ही साल के अंदर 296 या 286 सड़कें क्रियान्वित हुई, वो बंद भी गई। और जब मैं गया तो मेरे बाद आने वालों ने उस योजना को बंद कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी निर्णय लिया जा सकता है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसमें आप पलायन को एड्रेस करना चाहते हैं, आप मडुआ, झुमरा, कौड़ी, मोटे जो परंपरागत अनाज हैं, उनकी बोनस की स्कीम को बंद कर देंगे। ठीक है हरीश जी, अब मेरे सवाल पे आइए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मैंने जिस व्यक्ति के साथ उस योजना को क्रियान्वित किया था, मैं उस व्यक्ति से यदि मेरी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो तो उनसे अपील करना चाहूंगा कि मडुआ बोनस योजना, मडुआ मतलब मोटे अनाज, उत्तराखंडी परंपरागत अनाज की जो बोनस की स्कीम थी, उसको बंद करके भाजपा ने पाप किया या धर्म किया, वो व्यक्ति अपने मन में निर्णय कर ले, ठीक है, सोच ले और निर्भीकता से उस बात को कहे। उसी तरीके से बहुत सारी हमने ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जो योजनाएं गांवों के स्वरूप को बदलने की योजनाएं थी। आपका कहना है कि जो आपने अच्छी योजनाएं चलाई उनको बंद कर दिया मौजूदा सरकार ने, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। अच्छा राव साहब, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से कौन होगा? अभी तक आप मेरी चेहरे की तारीफ कर रहे थे, आप सवाल नहीं तो अब ये मान लें कि आधिकारिक तौर पर मैं समझ रहा था कि मैं सोच रहा था कि ये सवाल पूछेंगे तो आप मेरी सिफारिश कर। अब सुनिए, अब सुनिए। लेकिन बहरहाल बोलिए। बहरहाल मैं एक बात जानता हूं, पार्टी अपना निर्णय, अपनी परंपराएं होती है, कांग्रेस की अपनी परंपराएं, और कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टी नहीं है कि
एक चीज ऊपर से कहीं से निर्णित हो, नागपुर से हो या दिल्ली से हो, नीचे तक रोल डाउन करे। कांग्रेस के अंदर सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। मैंने भी एक सुझाव कांग्रेस को एडवांस किया। मैंने कहा भाई, एक स्ट्रेटेजी भाजपा ने अपनाई जब नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी, रमन सिंह जी, वसुंधरा आदि थी, तो इनको स्ट्रेंथन किया और इनको राज्य की बागडोर सौंपी, उनके फेस बना करके, क्लियर कट फेस थे, और उससे उन्होंने कांग्रेस के शासन को धीरे धीरे काटा। उन्होंने किनारे से मतलब आक्रमण किया, सीधे मध्य में केंद्र में आक्रमण नहीं किया। केंद्र में आक्रमण नहीं किया, उन्होंने हमको बाहर से कमजोर किया, राज्यों से कमजोर किया। मैंने कहा वही स्ट्रेटेजी हमको भी अपनानी चाहिए। हमको राज्यों में क्लियर कट एक चुनावी चेहरे के साथ जाना चाहिए, ताकि राज्यों में हमारी लीडरशिप अपने पांवों पर खड़ी हो सके, और वो लीडरशिप सेंटर की लड़ाई जो मेन लड़ाई है, उस लड़ाई तो ये सुझाव माना हाईकमान ने, नहीं माना, गेम चेंजर के रूप में काम करेगी। अभी तक नहीं माना। लेकिन पार्टी के अंदर बहस चली, कुछ लोगों ने हमारे आइडिया को इंडोर्स किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ठीक है, फिर आपने जो बात कही, आपने जो बात कही, मैंने तब भी उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं कहा था, आज भी नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात का संतोष है कि पार्टी चेहरे की तलाश में रहे या पार्टी जो कुछ करे, और वो 2 खड़े करे, 3 खड़े करे, 6 खड़े करे, ये पार्टी के विवेक पर है। हम आपकी पार्टी का निर्णय है, मानेंगे। लेकिन जहां तक हमारी बात है, लेकिन मुझको संतोष इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता, यदि आप सर्वेक्षणों पर कुछ विश्वास करें, तो उत्तराखंड की जनता आज भी क्लियर कह रही है कि मेरे पुराने चेहरे में आप ही को नूर नजर नहीं आ रहा, लोगों को भी नूर नजर आ रहा है। देखिए, हमारा भी सर्वे आपने देखा होगा, एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे, उसमें भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हरीश रावत पहली पसंद उत्तराखंड में थे, अगर हमने आपके तमाम नेताओं की अगर बात करें। लेकिन मैंने सवाल रावत साहब इसलिए किया क्योंकि जो आप जो है इतना माया जाल फैला कर रखते हैं, बताइए, खुद भी आप पहाड़ की सीधी साधी जनता, लोग परेशान है। हरीश रावत मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, हम भी ये मान रहे हैं, जान रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं। लेकिन फिर हरीश रावत बोल देंगे इस प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये रावत साहब कौन सी गुगली फेंकते हैं, आप बता दीजिए, ये कहानी क्या है? बता दीजिए रावत साहब। देखिए, जब आप जैसे और मेरा मुकाबला जो है खुट खेलने वाले ना, एक तो होते हैं लगा रहे हैं, शॉट लगा रहे हैं। कभी कभी राजनीति में आपको जो है, जो खुट खेलने वाले होते हैं, उनके लिए भी बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये बॉलिंग मैंने इस तरीके के बैट्समैन के लिए की है जो खुट खेलते हैं। तो उनके लिए कभी कभी ऐसी स्पिन डालनी पड़ती है जो बड़ी ऑर्थोडॉक्स न होकर के अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करनी पड़ती है। देखिए, स्थिति यह है, हम जो आज का समाज में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और हमने पंजाब के अंदर, पंजाब ट्रेडिशनली एक और स्टेट से हट कर है। वहाँ मैं फ्यूडल शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर वहाँ की टोटल जो साइकोलॉजी है वो जिस तरीके की है, उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दलित मुख्यमंत्री होगा जी। और हम दलित मुख्यमंत्री लाए, और आज वो दलित मुख्यमंत्री गेम चेंजर सिद्ध होने जा रहा है पंजाब के अंदर, जहां लोगों ने, आपके सर्वे ने भी, दूसरों ने भी हमको बिल्कुल रूल आउट कर दिया था, कांग्रेस इज नोवेयर, तो रूल चेंजर हुआ। और कल मैं वैसे कह रहा हूं, यदि कांग्रेस को ये महसूस होता है कि कांग्रेस इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि हमारे पास एक अच्छा दलित फेस है और हम उसके साथ चुनाव जीत सकते हैं, तो मकसद तो संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतना है। क्योंकि जब चुनाव जीतेगी पार्टी, तभी तो आप जन कल्याण कर पाएंगे, अपने एजेंडे को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम तो कांग्रेस जीते, उसके लिए हरीश रावत किसी भी सैक्रिफाइस के लिए तैयार है। देखिए, हरीश रावत साहब की शख्सियत की खासियत यही आपकी कि आपको जो जवाब देना है वही देना है। जो हम जो जानना चाह रहे थे आपने नहीं बताया। चलिए एक और बात बता दीजिए, इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए रावत साहब। यदि किसी ने आपसे सवाल कहा हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति कहे, और तो उनसे कह दीजिए, यार हरीश रावत की निगाह तो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी है जी, जब बचा करके रखना करके। तो मैं तो ये आजकल हमारे भाजपा के दोस्त जो है,
मीडिया में बयान देकर के कहते हैं कि हरीश रावत पहले बताएं कि हम हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से, एबीपी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखे रहना, कहीं मैं वहीं से न लड़ पड़ो। हम तो मलंग बाबा हैं, जहां पार्टी कह देगी वही अपना त्रिशूल गाड़ करके जय जय शिव करके वही खड़े हो जाएंगे। जी देखिए, मैं 2002 में भी लड़ सकता था क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संयोजन करना था पार्टी हित में, बल्कि मैं ही चुनाव नहीं लड़ा। मैंने 2-3 लोगों को, एक व्यक्ति को तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया था, उसको मैंने परसुएट किया कि तुम नहीं लड़ोगे क्योंकि मेरे पास इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं थे। तो हम गणेश गुजियाल जी से पूछेंगे, गणेश गुजियाल जी कहेंगे लड़ना है तो हम लड़ जाएंगे, और गणेश गुजियाल जी कहेंगे नहीं तो संयोजन करना है, कौन देखेगा, तो भैया अब सबका बस्ता वस्ता लेकर के सब जगह जाने का काम कौन करेगा, तो प्रचार का काम कौन करेगा, तो उस काम में लग जाएंगे। 2012 में हमारे 2 छोटे भाई थे, यशपाल आर्य जी, हरक सिंह जी, इन्होंने लास्ट में मुझको एक हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया, तो मैं पगलाए घूमता रहा, सब कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता रहा, प्रचार करता रहा। तो इत्फाक ऐसा रहा कि 2002 में भी प्रचारक की भूमिका में रह गया, 2007 में भी रह गया, 2012 में भी रह गया, 2017 में भी रह गया। तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें प्रचार के साथ जुड़ी हैं। ये जो खट्टी मीठी यादें हो सकता है पार्टी के लिए प्रचार करना ही मेरे भाग्य में लिखा हो, तो इस बार भी प्रचार करेंगे। तो पार्टी का भला जिसमें होगा उसमें हरीश रावत का भला। हरीश रावत साहब, ये जो आपने खट्टी मीठी यादें आप कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको लगता है हरक भाई से बहुत ज्यादा प्रेम है, बार बार उनका नाम आप जरूर ले लेते हैं। अभी भी आपने देखिए जिक्र किया, 2012 की याद ताजा की आपने, और फिर आपने उनका नाम फिर लिया। तो ये खास स्नेह है उनके लिए। हमने जब मैं मुख्यमंत्री बना तो बहुत सारे ऐसे लोगों का आकलन किया जो राज्य के दशा को बदलने में, राज्य की स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते। और मैं इस बात को एडमिट करूंगा, मैं इस समय दोषों की बात नहीं कहूंगा क्योंकि इत्तेफाक से वो सामने है, मैं कटु बात को अलग रखना चाहूंगा जी। लेकिन जिन 5-7 लोगों का मैंने मूल्यांकन किया कि वो उत्तराखंडियत को आगे बढ़ा सकते हैं, इस राज्य के चेहरे को जिस रूप में ढालने का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था, उत्तराखंड के सामान्य लोगों ने देखा था, उसमें से एक हरक सिंह भी थे। क्योंकि मैंने बहुत तीखी मिर्च लगा दी है तो उसमें एक गुड़ की डली में ये पेश कर रहा हूं। चलिए एक और सवाल ये कि उत्तराखंड कांग्रेस, और आप जानते हैं जी, इस कहने का बड़ा गहरा अर्थ है जी। नहीं, मैं समझ गया जी। ये छोटा मोटा सर्टिफिकेट नहीं है जी। तो हरक भाई से मैं कमेंट लूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद लूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए हरीश जी, उत्तराखंड में कांग्रेस की अगर बात करें तो आज से करीब 2 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक 2 चीजों की हेडलाइन बनती थी। एक तो हरीश रावत के दौरे, हरीश रावत के उपवास या दौरे, और दूसरा उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी। गणेश गौदियाल साहब को आपने अध्यक्ष बनाया, आपकी पार्टी ने, आप सब लोगों ने, उनको आपने एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य दिया। हालांकि वो सबसे समन्वय बना रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ठीक चुनावों से पहले क्या आपको लगता है अब पार्टी की वो गुटबाजी खत्म तो नहीं हुई होगी, लेकिन क्या वो नियंत्रण में है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर चीजों को लेकर के अप्रोच में भिन्नता हमेशा रही है, और एक बार यदि पार्टी ने फाइनली कोई अप्रोच तय कर दी तो सब लोग उस पर चल पड़ते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के अंदर हरीश रावत की बात को सब इंडोर्स करेंगे, ये संभव नहीं जी, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेसी के विकास के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रावत साहब मुझे ये बताइए, भाजपा में आज लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। यहां बड़े से बड़ा आदमी भी कोई बात कह दे तो उसके विपरीत आइडिया को जो है स्थान मिलता है। अब उसको आप जैसे दोस्त हमारे खटर पटर के रूप में पेश करते हैं। हम ये कहते हैं इसी खटर पटर के साथ नेहरू और पटेल भी रहे,
इसी खट्टर पट्टर के साथ नेहरू और सुभाष भी रहे, राजनीति का नेहरू और गांधी भी रहे जी, इंदिरा गांधी जी के साथ। लेकिन बस मैं ये सवाल मेरा इसलिए था रावत साहब, मुझे ये बताइए कि जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना था, अब बताइए 10 विधायकों में एक नेता को चुनने के लिए 10 दिन लगा दिए, और मतलब वो ये आंतरिक लोकतंत्र हुआ या आंतरिक कलह हुआ? यही तो हमारी खासियत है कि हम मंथन करते हैं। तो मंथन, ये तो बहुत खतरनाक मंथन आपने किया 10 दिन तक। ये तो बात है कि आप क्रांतिकारी मंथन। आपको यदि दूध को जल्दी डाइजेस्ट करना है, अपने शरीर में उसका असर जल्दी देखना है, तो आपको फेंटना पड़ता है। आपको ख्याल, आपको देखा होगा आपकी दादी माँ जी बिल्कुल माता जी जो है खूब फेंट करके यूं गड़बड़ जी सब गड़बड़ करके तो आपको दूध देती थी, इसलिए देती थी कि उससे पाचन बढ़ता था। तो हमारी पार्टी के अंदर भी जो मंथन होता है, उस मंथन के बाद चीज जो है सुस्वादु बन करके निकलती है। तो आप उसमें खटपट न देखिए, उसमें उससे क्या आगे गुण पैदा हो रहा है उसको देखिए। हरीश रावत साहब, ठीक है, आपकी भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में है और उनका कहना है कि वो लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, तो आम आदमी पार्टी को किस तरह से आप उत्तराखंड में देखते हैं? क्या चुनौती मानते हैं उनको? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के लिए, वो राजनीतिक दल हैं और एक राज्य का संचालन भी कर रहे हैं, मगर वो एक म्युनिसिपल, दिल्ली की म्युनिसिपल मेंटेलिटी है ना। एक म्युनिसिपैलिटी तो है, बड़ी म्युनिसिपैलिटी है दिल्ली, लेकिन एक वहां का मुख्यमंत्री सुबह कार उठाता है तो शाम को लौट करके अपने घर सारे सब जगह परिक्रमा करके आ सकता है। अब उत्तराखंड के अंदर एक गार्ड से दूसरे गार्ड तक, और यदि सल्ट और गुजरू की इस भाषा में बात करें तो वो उनसे जब पूछो फला गांव कहाँ पे है, वो कहेंगे एक लतड़ाक में। वो लतड़ाक 5 किलोमीटर की भी हो सकती है, 10 किलोमीटर की भी हो सकती है, एक पूरा दिन भी लग सकता है। तो यहाँ तो गाड़ गधेरे, मैं 55 साल से इन गाड़ गधेरों की परिक्रमा कर रहा हूं और अब भी इन गाड़ गधेरों को नहीं समझ पाया। तो एक राजनीतिक दल जो सरकार बनाने का दावा करके आ रहा है, वो इस उत्तराखंड को कैसे समझ पाया होगा इतने कम दिनों में? और बिना समझे आप कह रहे हैं हम सरकार बना देंगे, कुछ चीजें कह देंगे। तो इस राज्य के लोगों के विवेक के साथ इतना बड़ा मजाक कि एक राजनीतिक दल 1 साल के अंदर आए और कहे मैं सरकार बनाने का क्लेम कर रहा हूं, या मैं सरकार बनाने के क्लेम के साथ चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ के लोगों के विवेक के साथ मैं अपने उत्तराखंड को जितना समझता हूं, उत्तराखंड उनसे अपेक्षा करेगा कि अगले 10 साल वो उत्तराखंड की ठीक से परिक्रमा करें, और जब समझ लेंगे उत्तराखंड को, तब उनके क्लेम पर उत्तराखंड का भी विचार कर सकता है। लेकिन अभी 10 साल तक कोई विचार करेगा उत्तराखंड, ये मुझे नहीं लगता। रावत साहब, एक बात बताइए, अगर आपने, ठीक है, लोकतंत्र की बात हमने की, आपने आंतरिक लोकतंत्र की बात की अपने पार्टी के, ठीक है, डेमोक्रेसी है, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव हो रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन ये बताइए कि उत्तराखंड में 5 साल कोई मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी में भी यही स्थिति रही, भारतीय जनता पार्टी में भी यही, लेकिन जो स्थायित्व है ये क्यों नहीं है, बताइए। देखिए, आप इस मामले में दोनों पार्टियों को इक्वेट नहीं कर सकते। कांग्रेस ने राजनीतिक स्थायित्व को हमेशा पसरे दिया। मैं अपना कार्यकाल पूरा किया, मैंने जब अपनी लीडरशिप से पूछा कि मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं और मैं चाहता हूं मैं पहले चुनाव में जाऊं, उन्होंने कहा नहीं, आप पूरा कार्यकाल करिए और काम करिए। हम नहीं चाहते कि पार्टी से कहा जाए कि पार्टी जो है मिडवे चुनाव में चली गई, और सबको मालूम है कि वो निर्णय हमारे लिए राजनीतिक रूप से शायद ज्यादा मुफीद होता, लेकिन पार्टी अपने ऊपर दीर्घकाल के लिए एक अंगुली नहीं उठाना चाहती थी। राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने दी। भाजपा ने पहले मुख्यमंत्री का 1.5 साल का कार्यकाल रहा होगा, 2 मुख्यमंत्री दे दिए, दूसरी बार भी 2 मुख्यमंत्री दे दिए, अब के 3 दे दिए, बल्कि चौथा मुख्यमंत्री भी तैयार हो गया था। वो तो हमारी डर से जो आज वाले मुख्यमंत्री हैं वो बच गए, नहीं तो 3 मंत्री कोप भवन में चले गए थे और बदलाव की हवाएं चल पड़ी थी कि तीसरा भी बदला जा रहा है। दूसरे को तो बेचारे को ये पता ही नहीं चला कब उसकी शादी हुई, कब उसको विधवा घोषित कर दिया गया, सब जो है। तो ये भाजपा का कल्चर है। हमारे वहाँ एक बार
एक 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री आए। जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको पार्टी ने विफलता के लिए दंडित किया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया क्योंकि वो केदार त्रासदी को एड्रेस करने में फेल रहे थे, तो इसलिए उनको दंडित किया गया। और जब मैं इधर को मुख्यमंत्री के लिए क्लेम स्टेक करने यहाँ आ रहा था तो सोनिया जी के पास में गया। सोनिया जी ने कहा, हरीश तुमको एक दायित्व सौंपने जा रहे हैं, यदि आप मुख्यमंत्री होते हो कल तो आपको केदार के सारे घाव मिटाने हैं, पूरा पुनर्वास करना है। रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इज योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, इसको आप डिलीवर करो। तो ये इतना हमारी लीडरशिप पे ये असर था कि केदार हमारी एक बड़ी विफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। और मैं ये कहूँगा, मैं उस समय अपने सब मंत्रीगणों को भी उसमें सम्मिलित करता हूँ जो आज दूसरी तरफ चले गए, मैं उनको भी एक क्रेडिट देता हूं। हम लोगों ने मिलजुल करके एक इतिहास बनाया। 1.5 साल के अंदर दुनिया के इतिहास की इतनी बड़ी त्रासदी, दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई कभी जितनी केदार की त्रासदी थी। जितना बड़ा भूभाग जो है ध्वस्त हो गया था बिल्कुल पूरी तरीके से, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी। और 1.5 साल के अंदर हमने सारे ध्वंस को मिटाया, घाव भरे और पूरा पुनर्वास किया। आज कोई व्यक्ति आपको पुरानी आपदाओं के शिकायतकर्ता मिल जाएंगे, हमारा मकान नहीं मिला, हमको पैसा नहीं मिला, लेकिन केदार का आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि साहब हमको हमारा क्लेम नहीं मिल पाया, हमको पुनर्वासित नहीं किया गया, हमारे साथ ज्यादती की गई। एक फुल प्रूव रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्लान हमने एग्जीक्यूट किया। और मुझे खुशी है कांग्रेस ने कभी उस बात को कहा नहीं, कांग्रेस का स्वभाव नहीं है। मैंने कहा ना कि ये शाकाहारी पार्टी है, तो इसने कभी क्लेम नहीं किया कि केदारनाथ जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है उसके स्वरूप को, चेहरे को हमने बदला। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, जितना श्रेय उसको बदलने में हरीश रावत को जाता है उतना ही हरक सिंह रावत को भी जाता है। आज वो बीजेपी में, लेकिन भाजपा को इसका कोई श्रेय नहीं जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे इस प्रोसेस में, भाजपा एज ए होल ने अड़ंगे डालने की कोशिश की। हमने जो कदम उठाए उन कदमों पर शंका प्रकट करने की कोशिश की। ये तो उत्तराखंड का डिटर्मिनेशन था और उस समय की हमारी सरकार की सूझबूझ थी, जिससे एक लगभग असंभव काम संभव हो गया। जी, अब ये बताइए, आपकी इस बार के चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास होगा जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? ओहो, ये तो बने रहे मुद्दों की बारिश है। पहले तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री ही मुद्दा है। यदि डबल इंजन भी एक मुद्दा है, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया है यदि डबल इंजन सफल होता तो इंजन का मैकेनिक क्यों बदलना पड़ा आपको, क्यों उसको थ्रो आउट कर दिया, बीच में से हटा दिया, कान पकड़ करके हटा दिया। ये भी नहीं बताया लोगों को क्यों हटा दिया करके। दूसरे को भी हटा दिया, तीसरे को जो है लास्ट स्लॉग ओवर में जो है उसके हाथ पर बल्ला पकड़ा दिया, कहा आंख बंद करके बेटा चले जा। तो ये इस तरीके का जो व्यवहार उत्तराखंड के साथ हुआ है, क्या उत्तराखंड राज्य भाजपा से इस व्यवहार की अपेक्षा कर रहा था? यदि उत्तराखंड मेरी बात सुन रहा है तो कोई इस तरीके का व्यवहार करने वाला कोई राष्ट्रीय दल हो, आज तो हमारा विरोधी भाजपा है, यदि कांग्रेस भी कल इस तरीके का व्यवहार इस राज्य के साथ करे तो उसको ठुकराया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य एक बेहतर जजमेंट की अपेक्षा करता है। इस राज्य का मुख्यमंत्री पूरे स्थायित्व के साथ होना चाहिए और पूरी सूझबूझ और समझ वाला होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है जिनको तुम 3-4 साल एक को घिसो, अरे 4 साल तो ये करते रहे, 4 साल बाद चेहरा बदल दिया आपने, ये कहने के लिए कि सवाल का जवाब कैसे देंगे। फिर लगा कि इस कुछ नए के साथ भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस चेहरे को बदल दिया। मुझे तो डर है कि भाई भाजपा के कुछ लोग यदि होशियार होंगे अपना क्लेम अभी विड्रॉ नहीं करेंगे, बनाए रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में ये समझें कि ये खनन वनन आदि जो सवाल हो रहे हैं इनके कारण ये चेहरा भी बदलने लायक हो गया है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी के सवाल ज्यादा गहरे हो रहे हैं तो इनको बदल दे। चौथा मुख्यमंत्री आते आते जो है चुनावकालीन मुख्यमंत्री ना आ जाए, चुनाव कराने वाला मुख्यमंत्री ना आ जाए। तो ये भाजपा का जो ये एटीट्यूड रहा है ये मोस्ट कंडेमेनेबल है। ये आपका कहना सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा, इस राज्य के अंदर विकास और विकास के साथ सारा अर्थतंत्र घूमता है। मैंने इस राज्य के अंदर, हमारी सरकार ने 2 अचीवमेंट हैं। एक पहला अचीवमेंट है कि हमने पर कैपिटा इनकम को
जो 73,000 थी मेरे मुख्यमंत्री बनते हुए, उसको 1,75,000 में लेकर के गए। एक बढ़िया ग्रोथ रेट हमने राज्य को दी 11.5% की। और हमने राजस्व वृद्धि दर में, हम जिस समय त्रिवेंद्र सिंह जी के हाथ में सत्ता आई, उस समय हम देश में कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा तेज वार्षिक राजस्व वृद्धि दर वाले राज्य थे। तो हमने जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो उत्तम था। और इसीलिए भाजपा के किसी, जितने हमारे साथ कांग्रेस में मंत्री थे या विधायक थे, उनसे कहिए, अपने बच्चों की कसम खा करके कह दें, कभी मेरे पास आए हो किसी विकास कार्य के लिए हरीश रावत ने कहा हो पैसा नहीं है करके, जी ना कहा हो। और आज भी अपने अपने क्षेत्रों में यदि वो विकास पुरुष बने हुए हैं तो बिकॉज ऑफ वो हमारी सरकार के अंग थे, और वो विकास कार्य आज भी दिखाई दे रहे हैं उनके वहां जो है। उनके ये 5 साल के विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक इशू है विकास का, जो विकास ठप पड़ गया, डबल इंजन कुछ काम नहीं कर पाया। दूसरा बेरोजगारी। आज देश के अंदर, यदि भारत दुनिया के अंदर सर्वाधिक बेरोजगार वाला देश हो गया है, तो उत्तराखंड देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी वृद्धि दर वाला राज्य हो गया। हम 1.5% की वार्षिक वृद्धि दर थी बेरोजगारी की जिस समय सरकार से हटे, और आज वो बढ़ करके कभी 23% हो जा रही है, कभी 33% हो जा रही है, कभी 11% हो जा रही है। गवर्नमेंट जॉब्स, जी पहली बार इस उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर 9,000 से ज्यादा पद मृत घोषित किए गए। कोई मुख्यमंत्री, मुझे ये करना पड़ता तो मैं मर जाना बेहतर समझता, बजाय अपने नौजवानों की आकांक्षाओं को मरने देने के। उनकी आकांक्षाएं मर गई, 9,500 लोगों की, उनके पद आपने छीन लिए। ये कैसे हो सकता है? क्या ये मुद्दा नहीं है? कोरोना काल के अंदर क्या कुछ हुआ? कोरोना काल के अंदर आप जरा अंदाज लगाइए, जिस तरीके से कुंभ में टेस्टिंग घोटाला हुआ है, ये कोई साधारण बात है? देश के अंदर मृतकों की वृद्धि जो औसत था, देश में हम दूसरे नंबर पर थे। उत्तराखंड छोटा सा राज्य, हम यहाँ अपने लोगों को सुरक्षित जीवन नहीं दे सके। जो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, जो भी उस सिस्टम को देख रहे थे, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री को सैक कर देता, कहता नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तुमने हमारे राज्य को कलंकित कर दिया है। दूसरे नंबर की ज्यादा मृतकों की संख्या उत्तराखंड के अंदर रही, ये स्थिति रही। इसके बाद और क्या क्या चीजें आपको बताएं? भ्रष्टाचार। अब मुझे ये बताइए रावत साहब, एक चीज आप ये बताइए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया प्रदेश की जनता ने, स्वाभाविक सी बात है, अच्छा बहुमत दिया, तो 5 साल सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया, ठीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, चलिए मान लिया विधायक दल का फैसला हुआ, हालांकि फैसला हाईकमान का है और जो भी हुआ, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, इन तीनों में आप किसे बेहतर मानते हैं? अगर प्रदेश के लिहाज से आप कहा जाए, मतलब तीनों में कौन आपको लगा कि नहीं ये कंपैरेटिवली ठीक थे आपकी नजर में? वैसे मेरे तीनों भाई जो हैं दिखने में भी स्मार्ट थे, खूबसूरत थे, अच्छे थे, तो मुझे तो तीनों प्यारे लगते हैं, क्योंकि तीनों अपने अपने तरीके से भाजपा के ध्वस्तीकरण में सहायक बन रहे हैं। हाँ, अपने अपने तरीके से योगदान दे गए। गणेश गोदियाल जी का और प्रीतम सिंह का रास्ता सरल बना करके गए हैं, तो मुझे तो उनको तीनों को बराबर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये खनन के जरिए कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार का हालत यह है, पोस्ट आर ऑन सेल इन उत्तराखंड। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, मैं हर मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं। कोई आकर के कह दे पोस्ट आर ऑन सेल, लोगों को जो है, कई विभाग हैं, मैं नाम क्या क्या लूं, नाम लेता हूं तो कभी कभी रावतों पर ही नाम अटक जाते हैं, तो लोग कहेंगे हरीश रावत तो हर रावत के खिलाफ है करके, तो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन समझ रावत भी रहे हैं और गैर रावत भी है, सब समझ रहे हैं कि कौन है करके। पोस्ट आर ऑन सेल, लोगों से कहा जा रहा है 1 लाख रुपया तो ये पद मिलेगा, वसूलियां हो रही हैं सामूहिक रूप से जो है। राव साहब, ये आरोप तो कांग्रेस की सरकार पर भी लगते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, नहीं कि एकदम रेवड़ियों की तरह सब कुछ बांट दिया। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल आरोप, हमने सिस्टम बनाया, हमने इसीलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, हमने मेडिकल बोर्ड बनाया भर्ती के लिए, हमने एजुकेशन के लिए भर्ती बोर्ड बनाया, हमने यहाँ तक कि प्राविधिक शिक्षा बोर्ड जो पहले वो करता था उसको हमने लीगल स्टेटस दे करके रखा, ताकि लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल सकें। आप हम पर यह आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने उपनल आदि में, लेकिन उपनल एक सॉल्यूशन था। और मैं आज वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, मेरी पार्टी में नहीं है,
लेकिन मैं उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहा हूं एक तरीके से, क्योंकि उपनल के लोगों को लगा करके जो लोग उस समय एक सिस्टम बना हुआ नहीं था, यूपीएससी पब्लिक सर्विस में काम कर नहीं पा रहा था, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उपनल का माध्यम निकाला गया। उपनल का माध्यम निकाला गया। हाँ, ये जरूर है कि उपनल के लोग और ये हमारे जो क्या थे गेस्ट टीचर्स, ये लोगों ने मेरी सलाह नहीं मानी, कुछ हमारे दोस्तों ने उनको भड़का दिया, नहीं तो मैंने उनका मैकेनिज्म निकाल दिया था। आज वो सब स्थायी होते, आज सब स्थायी होते। आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन सब के सपनों को पंख लगाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस राज्य के अंदर जो है इस समय जो स्थिति है वो स्थिति चिंताजनक है। और मुझको कई ऑफिसर कहते हैं कि साहब निशंक के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था, श्री निशंक जी के समय में, जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है। यही है तो ये सरकार हमको किस ओर लेकर के जा रही है उत्तराखंड को, वो गंभीर चिंता का विषय है। एक भ्रष्टाचार का ऐसा रोग दे करके जा रही है जो कैंसर के रूप में परिवर्तित होगा और उत्तराखंड की लोकतांत्रिक और विकास की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर डाले। ठीक है राज साहब, ये बताइए कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में वो लगातार प्रचार भी कर रही हैं और उन्होंने कहा कि महिलाओं को टिकट देने की उन्होंने बात की, 40% टिकट दे देंगे। तो ये उत्तराखंड के रावत भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं या नहीं? उन्होंने हमारे वहां कहते थे जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते। तो उत्तराखंड में होगी पूजा या नहीं? उसके बाद आधुनिक 21वीं सदी का एक नारा, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये दे करके जो है प्रियंका जी ने मेरा सर मेरे लिए तो बच्ची के समान है, क्योंकि उनके पिताजी हमारे हमउम्र थे दोस्त। तो उस बच्ची ने एक ऐसा मंत्र दिया है जो हमारी महिलाओं के लिए सोच में और 21वीं सदी में महिलाओं के बढ़ते हुए कदमों के लिए एक मैग्नेट का काम कर सकता है। तो ये कदम उत्तराखंड में बढ़ेंगे या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये फॉर्मूला उत्तराखंड में लागू होगा या काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। और मैं कहता हूं, कौन करेगा बताइए? आप यहाँ हैं, गणेश गोदियाल साहब यहाँ बैठे हैं, देखिए कई हरीश रावत यहाँ अध्यक्ष हैं, और बताइए। आप किसी पद पर होते हैं, कई जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। आपकी पहली जंजीर तो है आपको सरकार के लिए बहुमत जुटाना है, जिताऊ वाला। कई और जंजीरें होती हैं तो उन सब से बंधे हुए होते हैं। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि रिस्क मुझी को लेना पड़ेगा। कुछ न कुछ हम अपनी बच्चियों को, जहां वो अच्छा लड़ने की स्थिति में होंगी, उनको जरूर लड़ाएंगे। हम अच्छा लड़ सकने वाली महिला से ये नहीं कहेंगे कि तू जीतेगी नहीं जीतेगी, हम उसको ट्रायल देने का काम करेंगे जी। और नौजवानों पे भी ये फॉर्मूला है, नौजवानों के लिए भी फॉर्मूला है। हम उनके लिए तुम जीत सकते हो ये बात नहीं कहेंगे। वो फॉर्मूला हरीश रावत पर लागू होगा, गोदियाल पर, हमारे समकक्ष पुरुष समाज पर होगा, लेकिन महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए, युवाओं के लिए हम ये उनसे सवाल नहीं करेंगे तुम जीत सकते हो नहीं। इवैल्यूएशन करेंगे, ये जो अच्छा लड़ सकते हैं, जैसा प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो हम इसको मोटो मान करके आगे बढ़ने की कोशिश करें जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और डबल इंजन का चुनाव प्रचार, प्रदेश के नेता भी हैं, केंद्र से तमाम नेताओं के स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है। तो कांग्रेस की तरफ से क्या ऐसे नेताओं की लिस्ट कौन कौन प्रचार करेगा? क्योंकि उस लिहाज से कांग्रेस कमजोर दिख रही है। अब क्या कहेंगे इस पर? हम तो चाह रहे हैं कि इनके स्टार बार बार आए, ताकि लोगों को 1025 रुपए का गैस सिलेंडर सामने दिखाई दे। इनके स्टार जब आएंगे तो आम रसोई वाली महिला को, चाहे वो भाजपा की क्यों ना हो, उसको 1025 रुपए का गैस सिलेंडर दिखाई देगा। उसको 200 रुपया लीटर का खाने का तेल दिखाई देगा। उसको जो है महंगी दालें दिखाई देंगी, महंगी सब्जियां दिखाई देंगी। बाप को जो है ऐसा स्टार प्रचारक दिखाई देगा जिसने उनके बच्चों के भविष्य को, देश के अंदर इस समय 2.5 करोड़ सरकारी पद रिक्त हैं, 2.5 करोड़, जिसमें आर्मी भी है। आप यकीन करेंगे उत्तराखंड में ये सैन्य धाम की बात कर रहे हैं और सैनिकों के घरों की मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। 3 साल से यहाँ आर्मी की भर्ती नहीं हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती नहीं हुई है। सैनिकों के बच्चों के साथ अन्याय और उनके घर की मिट्टी ला करके अपने माथे को तिलक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लोग इस बात को समझते हैं। जब जब इनके स्टार आएंगे ये दिखाई देगा, और जब हमारा स्टार आएगा तो उसके साथ ये दिखाई देगा ये लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज सब कुछ कर रहा है, और उन सवालों को उठा रहा है जो विपक्ष को उठाने चाहिए, क्योंकि आखिर विपक्ष का भी तो कुछ धर्म है। यदि विपक्ष धर्म को राहुल गांधी निभा रहे हैं तो वो अपने तरीके के स्टार है, तो भाई, और बाकी जो हमारा स्टार कर जाएगा, बाकी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं और गोदियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, और कई छोटे छोटे स्टार हैं, यहीं पे कई स्टार है। तो ये टिंकल टिंकल स्टिल स्टार भी जो है, भाजपा ने जो अंधकार पैदा कर रखा है, राजनीतिक अंधकार उत्तराखंड में, उसमें जो है उजाला पैदा करेंगे। जुगनू भी अंधेरी रात में उजाला रास्ता दिखाते हैं, तो हम टिंकल टिंकल स्टार जो है उत्तराखंडियों को रास्ता दिखाएंगे, उनसे कहेंगे परिवर्तन लाओ, कांग्रेस को सत्ता में लाओ। ठीक है रावत साहब, ठीक है, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी से जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए, वजह कोई भी रही हो, देखिए राजनीति है, चलिए तमाम बातें हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो सब लोग ऐसे थे जिनका जनाधार था, जो अपने इलाकों में जिनको स्नेह करते थे। तो क्या ऐसे नेताओं की कमी कांग्रेस में नहीं हो गई है, जो बड़े चेहरों की अगर प्रदेश की बात करें? नहीं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, भाजपा को सुशोभित करें, वहां तरक्की करें। मैं तो बल्कि उनको कभी कभी उत्साहित भी करता था, खट्टे अंगूर कह करके। अब वो जंप करते ही नहीं थे, तो मैं क्या करूं? और मैं तो चाहूंगा कि वो जंप करें और जहां हैं वहां तरक्की करें। तो अच्छा लगता है यदि हमारा कोई बेटा या कोई भाई जो है कहीं दूसरी परिस्थितियों के अंदर अच्छा कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारे स्कूल से निकला हुआ है, हम उसके सहपाठी रहे हैं या उसके सहचर रहे हैं, तो इसलिए वो अच्छा करें, भाजपा को महिमा मंडित करें, उसकी गरिमा को बढ़ाएं, राज्य की सेवा करें। लेकिन मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी, मैंने पहले भी इसको सार्वजनिक रूप से कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों में समता है, और मैं उनकी समता का आह्वान करना चाहूंगा, बशर्ते गलतियां सबसे होती हैं, और व्यक्ति को दिल से कहना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं उस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। और आए जो समतावान लोग हैं राज्य के लिए, हम उनके लिए कभी परहेज नहीं करते। तो मेरा जिस डंडे को लेकर के मैं बैठा हूँ रास्ते में, वो कंडीशनल है जी। वो ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल पक्का लगा दिया है, उसमें छेद रखा है, उसको आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसके लिए वो क्वालिफाई करे। तो शुरुआत कहां से होगी, आपकी तरफ से होगी या वहां से होगी? देखिए, इस समय मैं एक बात जानता हूं, हमारी बारी है। जो इस बारी में खेलना चाहता है तो उसको अर्जी तो यही लगानी पड़ेगी ना, गणेश गोदियाल टीम लीडर के पास लगानी पड़ेगी उसको। हम तो जी, चलिए बस चर्चा के हम बिल्कुल आखिरी दौर में, कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। आपने मुद्दों की बात की, आप बेरोजगारी का मुद्दा बनाएंगे, कोरोना काल की आपने बात की, तमाम चीजें की, लेकिन जो विकास की, डेवलपमेंट की बात करती है केंद्र सरकार की, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो प्रदेश में इंप्लीमेंट हुई, चाहे राशन की बात हो, मुफ्त राशन की बात भी हो रही कि कोरोना काल में भी लोगों को मदद पहुंचाई गई। क्या आपको लगता है कि इन तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लोग नजरअंदाज कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम जिन सर्वेज की बात करते हैं, मैं एक सर्वे का जिक्र करना चाहूंगा, जिस सर्वे में हरीश रावत मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद आते हैं, उसी सर्वे में यह भी आता है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जबरदस्त है। तो मेरा सवाल केंद्र की योजनाओं से है, क्योंकि जो आम लोगों को फायदा पहुंचा, तो आपको लगता है कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे? कोई प्रधानमंत्री खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रहे होते तो वो कुछ कहते तो लोग उस पर विचार करते। इसमें तो जो कुछ विचार होगा कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बनने लायक और मंत्री बनने लायक हैं उनके बीच में, और जो भाजपा के हैं उनके बीच में होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक सवाल करती है आपसे, इसमें प्रधानमंत्री को कहां से आ जाते हैं? और हमने तो वैसे भी कहा है कि भाजपा उत्तराखंड में तेरी खैर नहीं, किसी और से हमारा बैर नहीं, हम कोई जबरदस्ती किसी को सिसोली लड़ने चल रहे हैं, देखेंगे। तो आपने नया नारा दे दिया, यानी लेकिन एक चीज है, यानी उत्तराखंड भाजपा की खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं। लेकिन ऐसे ही लोग हों जो प्रधानमंत्री जी को ऐसा सिखा दे रहे हैं। अब इस राज्य में नहीं, देश में कोई ऑल वेदर रोड नाम का प्रोजेक्ट है ही नहीं, ऑल वेदर रोड का। लेकिन उत्तराखंड में मुख्य प्रधानमंत्री से कहलवाया जा रहा है हमने तुमको ऑल वेदर रोड दी।
केवल इसलिए कहलाया जा रहा है जो चार धाम यात्रा विकास, चार धाम यात्रा सुधार मार्ग प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने डीपीआर बनाई, वो डीपीआर मंजूर हुई और शिलान्यास लोकस्लोटन समारोह जिसमें प्रधानमंत्री पधारे उसकी अध्यक्षता मैंने की, तो वो कांग्रेस के खाते में। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन का शिलान्यास शुरुआत सोनिया जी ने करनी थी। ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री के रूप में आए और भाजपा सरकार में जो आज मंत्री हैं वो मंत्री भी उस समारोह में सम्मिलित थे जिसमें जो है वो उसकी शुरुआत की गई और उस शुरुआत को नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकृत करवाया। बल्कि यदि भाजपा दोषी है तो दूसरा नेशनल प्रोजेक्ट जो हमारा टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का था उसको गड्डी करने की दोषी है। तो ये इस तरीके की घोषणाएं करवा रहे हैं। अब 82 प्रोजेक्ट हमने बनाया पूरा सब, और उसको प्रधानमंत्री जी के से कह दिया अपने नाम पर लिख दो। सहारनपुर डबल एक्सप्रेस वाला हमारे समय का प्रोजेक्ट है, सब कुछ हो गया, बना भी, ये जरा सा लिंक बनना है उसकी वजह से उन्होंने अपने खाते में लिख दिया। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स को अपने खाते में दर्शाने की घोषणाएं प्रधानमंत्री जी से करवाई जा रही है। देखो, प्रधानमंत्री देश के सामूहिक विश्वास का प्रतीक होता है जी, आस्था का प्रतीक होता है। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द 100% वाक्य, हर वाक्य सही होना चाहिए। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से चुनावी वक्त को देख करके ऐसी घोषणाएं करवा दी जा रही हैं जिसका सर पैर कुछ है ही नहीं। चलिए अब आखिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव नजदीक है। देखो, छोटे भाई हैं, यदि सीखने की प्रोसेस ये एकाध दो गलत आदत में छोड़ दें और छोड़ी जा सकती है। ये खनन की आदत कोई उनके नाम पर लिखा थोड़ी है, इस आदत को छोड़ दें। और ये जो दो एक उनके अगल बगल ऐसे लोग घूम रहे हैं जो उनके नाम से बंटवारी कर रहे हैं, उन बंटवारों को कहें कि भाई तू छोड़ो, रोज गड़बड़ नहीं करते, उनको जरा कंट्रोल कर ले। तो मैं कहूँगा वो नौजवान के रूप में अच्छी लेकिन चुनौती तो आपको दे रहे हैं वो अच्छी सीखने की प्रोसेस में। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ भाजपा में उनसे बेहतर लोग हैं जिनसे मुझको भी बेहतर उम्मीदें थी। यह अलग बात है कि वो अंत में मुझी को धक्का दे करके निकल गए, लेकिन मुझको उनसे बेहतर उम्मीदें थी। वो लोग आज भी भाजपा में हैं। जी हरीश रावत साहब, बिल्कुल हमने आपसे तमाम सवालों के जवाब लिए। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं कोई डिबेट नहीं करवाना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल मैं एक शख्स से जरूर लेना चाहूंगा। हरक सिंह रावत साहब वहां बैठे, आपकी इजाजत के साथ, शालीनता से सब लोग यहां बैठे, एक सवाल लूंगा उनसे सिर्फ, और फिर आपका धन्यवाद करूंगा। मैं खुद नीचे जा रहा हूं उनसे, लेकिन आपसे इजाजत लेके। देखिए, आपने तारीफ की तारीफ पर मैं कोई आपकी बहस नहीं करवाने वाला हूं। कह रहा हूं जी, जब बस एक सवाल, कई सवाल कर रहे थे तो मुझे उत्तर देना लाजमी हो गया था। लेकिन कभी कभी देखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जिन बातों से चलता है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है सहिष्णुता जी। और मैं नहीं चाहता जब हम आपस में एक दूसरे से नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे या क्या कहेंगे, बस सिर्फ इतना उनसे जानना चाहूंगा। अरे भाई, क्या कहना आपका? हरीश रावत साहब ने आपकी बहुत तारीफ भी की, और देखिए वो घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कह जाते, वो कही भी उन्होंने। मैंने वही कहा कि मैं कोई डिबेट नहीं यहां करवा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल चुनाव नजदीक है तो चुनौती दोनों तरफ से आ रही है, और दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन बहुत है। राइट ऑफ रिप्लाई रिजर्व रहेगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति अपनी जगह है और संबंध अपनी जगह। हमारा छोटा सा प्रदेश है, छोटी सी बगिया है, इसमें हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। और चुनाव में जब अपनी डपली अपने राग, जब चुनाव का मंच आएगा तब अपनी बात करेंगे। अरे भाई, मिलजुल के मतलब अलग अलग पार्टियों में या कोई? नहीं, अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जब कांग्रेस में था तब भी मेरे भाजपा के लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे। अब मैं भाजपा में हूं तब भी मैं कोशिश करता हूं, कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति मुझ पे आता है और मुझसे उसका कोई काम होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मंत्री के रूप में करता हूं। तो और मैंने देखिए, हरीश राव जी से हमारे राजनीतिक मतभेद उसमें 2016 में हुए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप में परिस्थितियां बनती हैं,
कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और मैं तो हरीश भाई को याद होगा 4 घंटा 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इस निर्णय लेने से पहले मैं एक दिन बैठा कि जिन मुद्दों पर मेरे मतभेद थे और जो, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो वो सीनियर नेता है, मैं तो 1980 से उनको जानता हूं। जब वो एमपी थे, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था, तब से उनको जानता हूं। वो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और वो रिश्ता बड़े भाई का हमेशा रहेगा। देखिए, वो राजनीति पार्टियां हमारी अलग हो सकती, पहले मैं भाजपा में था, वो कांग्रेस में था, तब भी मैं उनकी उतनी इज्जत करता था जब मैं कांग्रेस में। और एक भाई, आपने बिल्कुल 2016 का जिक्र मैंने हरीश जी से भी किया था, उन्होंने थोड़ी सी बात बताई। आपने कहा कि उनके राजनीति के किस्से बाहर आते हैं, हमें भी जो पता है कि आपने कहा कि आपने अपनी बातें रखी, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई के मतभेदों को सुना ही नहीं, या क्या हुआ उस वक्त, या परिस्थितियां ऐसी थी? अब उस समय मैं एक चीज बताऊं, बताइए बताइए। सही बताइए। हरीश भाई की भी जिस तरह भी वो धामी जी के लिए सलाह दे रहे हैं, अगर उस समय मेरी वो सलाह उसमें हरीश भाई भी मान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। भाई वाह, क्या बात है। तो आपको लगता है ये स्थिति नहीं होती? अब उन्हीं के वो साथी आज उनको जो है तांत्रिक कह रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। चलिए, अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव 22 का चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे हरीश रावत साहब को आप? देखिए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। मैं तो सोचता हूं कि लोकतंत्र में दोनों पार्टियां कम से कम तभी प्रदेश तरक्की करेगा कि कांग्रेस और भाजपा उत्तराखंड में ये 2 पार्टियां दोनों ही मजबूत होनी चाहिए। लेकिन हरीश रावत साहब दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप हारेंगे। आप भी अपना दावा इनको बता दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हरीश भाई के दावे कई बार फेल हो जाते हैं, मेरे दावे नहीं फेल होते। वो हरीश भाई कह रहे थे कि हमको जनता सबक सिखा देगी। मैं तो 11,000 वोट से जीत के विधानसभा आ गया। अब हरीश भाई जो है, मैं तो हरीश भाई को 2 विधानसभा से लड़ना ही नहीं चाहिए था, और धारचूला से लड़ते तो वो शायद उन पर विधानसभा मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हारने का जो थोड़ा सा एक मैं सोचता हूं कि वरिष्ठ नेता पर जैसे खंडूर जी पे लगा, वो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया आरिफ भाई, आपने दिल खोलकर अपनी बात कही, और जो आपने कहा था कि राइट टू आंसर की आपने बात की थी। जी जी, अब आप बोलिए। देखिए, एक बात है हरीश जी, असल में एक बात इन्होंने एक बात का उल्हाना इन्होंने दिया कि आपने इनकी बात काश मान ली होती 2016 में। ये सलाह देने वाला व्यक्ति कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए था ताकि मैं जीत के आ जाता, वो दूसरी तरफ चला गया, सलाहकारी भाग गया तो क्या और रहा सवाल जो है, मतलब आपका कहना है कि सलाहकारी आपको छोड़ के चले। मैं हरीश भाई एक बात कहूंगा, हरीश भाई मैं कहूंगा, जब मैं विपक्ष का नेता था, मैं विदेश गया हुआ था, लौट के आया जब खंडूर जी दोबारा निशंक हट के मुख्यमंत्री बने, और जब मुझे पता चला कि खंडूर जी कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मैं तो कांग्रेस से था, लीडर ऑपोजिशन था, लेकिन मैं खंडूर जी के घर पे गया। मैंने खंडूर जी को मैंने कहा, साहब देखो, राजनीति अपनी जगह है, मैं आपका छोटा भाई हूं, और मेरी सलाह है आपको कि आप कोटद्वार से मत चुनाव लड़ना। उस दिन तो उन्होंने मान लिया, बाद में लड़ गए चुनाव, क्या हुआ, हार गए चुनाव कोटद्वार से। तो और जब 2009 में मैं लीडर ऑपोजिशन था, अपोलो में हॉस्पिटल में एडमिट थे खंडूर जी, मैं उनको देखने के लिए गया, उन्होंने अपने सारे लोगों को बाहर कर दिया। मुझसे पूछा क्या होगा हरक सिंह जी, मैंने कहा हरक सिंह के रूम में बताओ, विपक्ष नेता कहले हरक सिंह के रूम में बताओ, तो मैंने आप 5 सीटें हार रहे हो, पौड़ी सीट बचा लोगे तो मुख्यमंत्री बने रहोगे। नहीं मानी मेरी सलाह, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो हरीश भाई को भी सलाह अच्छी दी थी, लेकिन अब उस समय मैं थोड़ा, जो आज वो कह रहे हैं कि सलाहकार भाग गया, उस समय उतना बड़ा सलाहकार नहीं था जो आज उनको तांत्रिक कह रहे, जो ज्यादा सलाहकार होते हैं। बस देखिए उलाहना, इन्होंने कहा कि देखिए जितना आप आज उन्हें बड़ा सलाहकार बता रहे हैं, उस वक्त आप मानने को तैयार नहीं थे, और इन्होंने कहा इनकी सलाह आपको मान लेनी चाहिए थी। देखो, उस समय भी मैं उनकी सलाह मान रहा था, और आज भी मैं वो धीरे से किसी से सलाह भिजवा दें कि मुझे कहां से लड़ना है, तो मैं उसको मान लूंगा। और भाजपा वालों को नहीं बताऊंगा, मेरे भाइयों ने बताई है करके। लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद इतने गहरे थे कि मैं इनके गांव में एग्रीकल्चर महाविद्यालय का इनके पिताजी के साथ शिलान्यास करके आया, और एक ही हेलीकॉप्टर में साथ आए, और जब ये दिल्ली से लौट करके आए तो सरकार तोड़ने वाले सौदागरों को साथ ही ले आए।
तो ये है, ये देखो, ये सब राजनीति में सब होती हैं चीजें, उसको हम ध्यान में नहीं रखते। मगर मेरा सैद्धांतिक प्रश्न है और उस पर उससे मेरे मन में आज भी किसी के लिए कोई कटुता नहीं है, बल्कि नहीं। अच्छा राव साहब, एक बात बताइए, देखिए बड़े दिल की बात हो रही है। मैं छोटी सी बात, जब ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तो क्या आपके मन में, देखिए मैं बड़े राजनीतिक सवाल नहीं है, एक मन में भाव तो आया होगा, गुस्सा तो आया होगा हरक सिंह रावत पर, आपको हरक भाई पर गुस्सा आया था? मैं उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये घटनाक्रम हमारी सरकार की वापसी का गारंटी कर रहा है। और वो अलग बात है कि हमारे कुछ साथियों की सलाह विपरीत रही। यदि हम चुनाव में चले जाते तो उस घटनाक्रम के बाद तो हम जीत रहे थे और ये कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती। हमारे विधायक टेम्पटेशन नहीं छोड़ पाए 4-6 महीने का, लेकिन कष्ट के समय में जो विधायक साथ थे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन अब ये नहीं है। मैं हरक सिंह जी को एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो चाहे भाजपा में है, मांसाहारी पार्टी में है, मगर शाकाहारी पार्टी के सहिष्णुता के गुण नहीं छोड़े हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अप्रिय थी, लेकिन उसको उन्होंने 16 के बाद आप दोनों के बीच में कोई संवाद हुआ उसके बाद? मैंने कहा जितनी सहजता से उन्होंने सुना उसकी मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा यह हाउस भी उनके लिए ताली बजाए। हरी जी, 16 के बाद आपकी इनसे कोई बातचीत हुई? ऐसे कभी कोई बातचीत नहीं? मैंने कभी, बल्कि सरकार गिरने के बाद जब पहली बार मंच पर शपथ ले रहे थे, नई सरकार शपथ ले रही थी, मैं बधाई देने के लिए गया और विजय बहुगुणा जी जो आर्किटेक्ट थे इस डिफेक्शन के, तो जो प्रिंसिपल डिफेक्टर थे जो है, उनसे मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा तुमने गुरु, मैंने कहा बड़ा झटका दिया हमको। हाँ, तो मैंने बधाई दी उनको। जो है ये तो देखो, राजनीति में हम अपनी सौम्यता, शालीनता, अपने गुणों को क्यों छोड़ें जी। और हरक भाई को क्या कहा था आपने उस वक्त शपथ जब इन्होंने ली? तब कोई बात हुई थी इनसे उस वक्त? नहीं, इनसे हेलो हरक, इनसे तो इनके तो मैं शादी के उनके निमंत्रणों में गया हूँ उसके बाद, और बल्कि वैसे शायद मैं कुछ ही देर लगा था, क्योंकि इन्होंने झटका जरा जोर का दिया था, उसकी कशक थी बाकी, तो मैं 1-1.5 घंटा रहा है इनके वहां शादी में जो है जी। अब मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे बेटे की शादी में लगभग 2 घंटे से तक रहे, क्योंकि बारात देर से पहुंचे तो भाई साहब इंतजार करते रहे। तो हरक भाई कभी इन्होंने आपको कुछ कहा नहीं कि आओ आप लौट चले? कभी बोला हो ऐसे? बता दीजिए आज, देखिए दिल की बात हो रही है यहाँ, तो कभी कहा इन्होंने? मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी कभी इनसे। अच्छा, और एक बात, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं निर्णय खुद लेता हूं जी। मैं कभी किसी को सलाह मानता नहीं। देते जरूर है सलाह, जो इन्होंने नहीं मानी थी। मैं तो मानता हूं। हरक भाई, मैं एक चीज बता दूं, मैं कई बार जो राजनीतिक निर्णय लेता हूं जी, वो मैं रात भर सोचता हूं। जिस दिन मैंने राहुल गांधी को मंच पे कहा मुझे आपका भाषण पसंद नहीं आया, पूरी रात भर सोचता रहा, सुबह नहाते हुए भी फिर सोचता रहा कि बोलूं नहीं बोलूं। मैंने कहा यार चमचागिरी तो सब लोग करेंगे, राहुल गांधी कहां याद करेगा। आज मैं मंच पे बोल ही दूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने मंच से राहुल गांधी के सामने कह दिया। सारे कांग्रेसियों को लग रहा था कि सांप सूंघ गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा तुमने क्या बोल दिया, और उस दिन से राहुल गांधी मुझे ज्यादा याद करने लगे कि भाई ये आदमी ने कम से कम, हालांकि मैंने बाद में थोड़ा तारीफ भी कर दी जरा मास्टर माइंड के रूप में, पहले सच भी कह दिया और बाद में कह दिया कि नहीं। अब जो मैंने कल श्रीनगर में आपको सुना, विदेश नीति पर, देश की नीति पर, अर्थनीति पर, मुझे लगा कि अब आपका हाथों में भविष्य सुरक्षित है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक रूप से हो चाहे कोई बड़ा निर्णय लेता हूं, उसमें अपने परिवार के लोगों से भी नहीं डिस्कस करता हूं। उनको भी जब मैं निर्णय ले लेता हूं, जब मैंने भाजपा छोड़ी थी, मैंने उस दिन मैं देहरादून में आया था, खंडू जी नामांकन कर रहे थे, मैं रात भर घंटाघर पीडब्ल्यूडी बंगले में मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मंथन किया और सुबह भाजपा छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें मैं सलाह, किसी की सलाह नहीं मानता हूं। जब अभी कुछ विचार कुछ चल रहा है हरक भाई या नहीं? मैं देखिए, मैं ठीक हूं, जाऊं ठीक हूं। अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या आपको? नहीं, आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं और हरीश रावत साहब भी अच्छे लगते हैं। तो रावत साहब आखिर में अब क्या कहेंगे? आप किसी को कहा अभी तक आपने आप लौट चले या ठीक है सब अब अपने अपने रास्ते चलेंगे, क्या कहेंगे आप आखिर में? फाइनल कमेंट।
जब तक उधर अंगूर का गुच्छा लटका है तो कैसे कहूँ मैं, तुम लौट चलो और पता चला जो अंगूर का एक आध दाना कभी गिरने वाला है वो भी किसी और के पास चला जाए। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि उधर अंगूर का गुच्छा देख करके, चाहे ख्वाबों में ही हो, लेकिन उधर बने रहें, उस अंगूर के टपकने के इंतजार में बने रहें। और जिस दिन ये लगेगा कि नहीं, हमको जो गलतियां हमसे हुई, जो घाव हमसे लगे लोकतंत्र को, जो घाव हमसे कांग्रेस को लगे, उनको हम ही भरेंगे। जिस दिन वो स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हरीश रावत का क्या है, मेरी तो देखो सत्यता यह है, पहले कुछ गर्दन टूटने से मामला गड़बड़ा गया था जी। जितनी रही सही कसर थी इस कोरोना ने, आप अंदाज लगा लीजिए कि 72-73 साल का कोई व्यक्ति तो अलग रहा, 70 साल का भी कोई व्यक्ति जो है आईसीयू में जाने के बाद लौट करके नहीं आया। मैं एक्सेप्शन हूं कि 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद एक्सेप्शन तो आप हैं, तो देखिए इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद भी आपको मेरे चेहरे में चमक दिखाई दे रही है जी। तो ये भगवान की देन है, कुदरत ऊपर वाले की देन है। तो मेरे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन राज्य के लिए जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, जिस रूप में मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूं, जैसा होने की हमारे राज्य के अंदर कुव्वत है, क्षमता है, उसके लिए मैं जरूर चिंतित हूं। और उसके लिए मैं चाहता हूं किसी भी राजनीतिक दल में हो, अच्छे लोग जुटें और आगे बढ़ें। मगर कभी कभी अच्छों के साथ कुछ अनिवार्य बुराइयां भी हो जाती हैं, उनको दूर करें। मैं धामी का पुष्कर धामी जी का प्रशंसक हो सकता हूं, अभी शायद हमारे बाद वही आ रहे हैं जी। आप उनसे कहें कि हरीश रावत बहुत मिर्च फूंक करके गया, तो उसके बजाय ये भी बता दीजिएगा, उन्होंने कहा कि उनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कुछ बुराइयां जो है उनको त्यागना पड़ेगा। इसलिए मैं खुल करके उन बुराइयों को कह रहा हूं जिसको कहने का बहुत सारे लोग सत्तारूढ़ दल से हिम्मत नहीं करते। हरीश रावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के इस अधिवेशन में आने के लिए। और आपने जो बार बार जिन अच्छे लोगों का जिक्र किया आपने पिछले 40 मिनट से, उन अच्छे लोगों का आपने नाम अभी तक नहीं बताया। चलिए ठीक है, किसी दिन ब्रेकिंग न्यूज में उन अच्छे लोगों का नाम हम बताएंगे लोगों को। अब ये ब्रेकिंग न्यूज आप कब देंगे? अगली बार हमको सत्ता में आने दीजिए, तब मैं बता दूंगा। आज जब मैंने कहा 2022 में सत्ता में आने के बाद जब उन अच्छे लोगों का नाम आप पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। तो यानी एबीपी गंगा पर ब्रेकिंग न्यूज जरूर देखने को मिलेगी। थैंक यू। हाँ, आप जरूर, आप ही को देंगे। रावत साहब, मैं आखिर में ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि आज का ये महाधिवेशन ऐतिहासिक रहा। देखिए, उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत साहब भी यहां थे, हरीश रावत साहब भी यहां थे, दोनों ने अपने दिल की बात कही। यही शायद उत्तराखंड की सियासत की एक खूबसूरती भी है, जो खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।